आप सभी को गुड इवनिंग। हम लोग हिंदी साहित्य है वो पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में कल हमने रासों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पढ़ी थी, यानी उसके नामकरण के बारे में विस्तार पूर्वक से किस लेखक ने क्या कहा है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम रासो साहित्य में जितनी भी रासो कविताएं हैं, जो ग्रंथ है रासों से संबंधित जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो हमारे सब्जेक्ट में, जो हमारे सिलेबस में जुड़ी हुई है उसकी हम चर्चा करेंगे। बाहर की चीज़ों की कचरा हम नहीं पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए, सीधा टॉपिक की ओर मूव करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो, यानी इसकी पिंगल शैली के अंदर लिखा गया था। लेखक का नाम चंद्रप्रदायी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और हिंदी का प्रथम महाकवि है वो चंद्रप्रदायी को कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा है? पृथ्वीराज रासो को। और महाकवि है वो चंद्रप्रदायी को कहा है। इससे भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो का जो रस है वो क्या है? इसका प्रधान रस है वो वीर रस है। आगे है कि नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह मुक्तक रचना है। इस रचना में गुणेतर समय या खंड और 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के अंदर नरोत्तम स्वामी के अनुसार या कैसी रचना है? तो मुक्तक रचना है। और पृथ्वीराज रासो के अंदर कितने समय या खंड का प्रयोग हुआ है? गुणेतर और छंदों का प्रयोग 68 है। पृथ्वीराज रासो में पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें पूर्वी राजस्थानी ब्रज भाषा का सम्मिलित रूप है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद कहा है। कैमास वध नाम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न आया था। कैमास वध नामक प्रसंग भी पृथ्वीराज रासो के अंदर मिलता है। सीधा प्रश्न आया था कि किस रचना में कैमास वध नामक प्रसंग का वर्णन मिलता है? तो कैमास वध नामक जो प्रसंग है इसका वर्णन है वो पृथ्वीराज रासो के अंदर मिलता है। अगला है कि डॉक्टर वुलर ने 1875 में पृथ्वीराज विजय जो जयानक ने लिखी थी उसके आधार पर इसे अप्रमाणिक रचना बताया है। महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे जाली ग्रंथ कहा। एक तरफ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इसे महाकाव्य मानते हैं प्रथम, दूसरी तरफ है वो जाली ग्रंथ कह रहे हैं। तो हमें फंसाने के लिए एग्जामिनर ऐसे प्रश्न बना करके ज़्यादा देता है। तो ध्यान रखना है, महाकवि और महाकाव्य भी माना है उसी ने ही, यानी हम शुक्ल जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने है वो जाली ग्रंथ, सबसे पहले जाली ग्रंथ कहा है। अब अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? तो सबसे पहला नाम आता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही लेंगे। दूसरा है गौरी शंकर हीरानंद ओझा, तीसरा मुंशी देवी प्रसाद, चौथा डॉक्टर वुलर, पांचवा मोतीलाल मेनारिया, छठा है कविराज मुरारीदान एवं श्यामलदान। यह अप्रमाणिक मानते हैं। और दूसरा है कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में कौन शामिल है या इनमें से कौन शामिल नहीं है, ऐसा प्रश्न आता है। तो इनमें जो प्रमाणिक मानते हैं वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, दूसरे हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, तीसरे डॉक्टर नगेंद्र, चौथे अयोध्या सिंह उपाध्याय, पांचवा मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, छठे हैं मथुरा प्रसाद दीक्षित, सातवें हैं जॉर्ज अब्राहम गिरसन। अब तीसरा पॉइंट आता है कि कुछ विद्वान इसको अर्ध प्रमाणिक भी मानते हैं, कुछ इसके सहयोगी हैं, कुछ नहीं है। तो उसके बीच की कड़ी अर्ध प्रमाणिक है, प्रमाणिक और अप्रमाणिक के बीच की कड़ी अर्ध प्रमाणिक है। वह कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान
अगर चंद नहाता, दूसरा मुनि जिन विजय, तीसरा सुनीति कुमार चटर्जी, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसको कोड में बनाने के लिए है कि अगर मुनियों की नीति अच्छी होती तो मैं हाजिरी लगाने जरूर जाता। तो ये अर्ध प्रमाणिक बनाने वाले कवियों की या लेखकों की ट्रिक है। अगर का मतलब अगर चंद नहाता, मुनियों के मतलब मुनि जिन विजय, सुनीति का मतलब अच्छी नीति या नीति का मतलब सुनीति हो गया, अच्छी नीति हो गई होती तो मैं हाजिरी लगाने हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह ट्रिक हो गई इसकी। ऊपर वाले जो अर्ध प्रमाणिक की हो गई, अप्रमाणिक और प्रमाणिक की भी मैं ट्रिक लेकर के आपको छोटी सी वीडियो में उपलब्ध कर दूंगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कर्नल जेम्स टोड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। एक तरफ तो डॉक्टर बच्चन सिंह इसको राजनीतिक महाकाव्य मानते हैं और इसी रचना को बच्चन जी ने राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। प्रश्न आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में कि किस रचनाकार ने पृथ्वीराज रासो को, जो रचना है पृथ्वीराज रासो की रचना को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। तो डॉक्टर बच्चन जी ने कहा है। महत्वपूर्ण बात है, एक एक लाइन से प्रश्न बनेगा। उदय नारायण तिवारी और बाबू श्याम सुंदर दास ने इसे विशाल वीर काव्य कहा है। अब बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य है वो बाबू गुलाब राय ने कहा है। अगला है पृथ्वीराज रासो रचना की निम्नलिखित 4 हस्तलिखित कृतियां का रूपांतरण मिलता है। नंबर 1 वृहद रूपांतरण, नंबर 2 नंबर 1 वृहद रूपांतरण के अंदर इस रूपांतरण में गुणोत्तर समय और 16,000 यानी इसके अंदर गुणोत्तर समय और 16,306 छंद मिलते हैं। 16,306 का मतलब लास्ट के 6 का मतलब छंद याद रखना है। 16,306 छंद मिलते हैं। गुणोत्तर समय या खंड बोल दो मिलते हैं, जिनका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी में हुआ था। अब हम नागरी प्रचारणी सभा काशी को भी हम आधुनिक काल पढ़ेंगे, उसमें इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है यानी इसकी हस्तलिखित है वो उदयपुर में है। दूसरा है मध्यम रूपांतरण, इसके अंतर्गत 7,000 छंद मिलते हैं। इसकी हस्तलिखित प्रति अबोहर पंजाब और बीकानेर में मिलती है। दूसरा रूपांतरण है उसकी। इसके बाद तीसरा है जिसको हम लघु रूपांतरण कहते हैं। लघु रूपांतरण के अंदर यानी इसके अंतर्गत 3,500 छंद मिलते हैं तथा इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा है लघुतम रूपांतरण यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे ही मूल संस्करण मानते हैं, जिसमें 1,300 छंद हैं। यानी प्रश्न आता है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो का कौन सा रूपांतरण है जिसे मूल संस्करण माना है, जिसमें 1,300 छंद है, तो लघुतम जो रूपांतरण है इसको मानते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे बिसलदेव रासो से संबंधित। तो एक बार हम आज पढ़ा है, इसको देख लेते हैं। आज हमने पृथ्वीराज रासो पढ़ा है। इसके लेखक का नाम चंद्रवरदाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा है और प्रथम महाकवि है वो चंद्रवरदाई को कहा है। इस रचना का जो प्रधान है रस है वो वीर रस है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार ये एक मुक्तक रचना है। इस रचना में गुणोत्तर समय या खंड 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो में पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है, जिसमें पूर्वी राजस्थानी और ब्रज भाषा का सम्मिलित रूप है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद कहा है। कैमास्वद नामक महत्वपूर्ण लाइन है ये।
कैमास वध नामक प्रसंग भी पृथ्वीराज रासो के अंदर मिलता है। अब डॉक्टर वुलर ने 1875 में जो रचना हुई थी पृथ्वीराज रासो जगनिक के द्वारा, इसको अप्रमाणिक मानते हैं। शुक्ल जी ने इसे जाली ग्रंथ कहा है। अब हमें देखना है कि इसको अप्रमाणिक मानने वाले कौन कौन वैज्ञानिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर हिरानंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर वुलर, मोतीलाल मिनारिया, कविराज मुरारीदान और श्यामलदान। उसके बाद दूसरा है वो कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र अयोध्या उपाध्याय, मोहनलाल कृष्णलाल पंड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित, जॉर्ज ग्रेसन। तीसरा है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विज्ञानी अगर मुनियों की नीति अच्छी होती तो हाजिर लगाने जरूर जाता, यानी अगरचंद नाहता, मुनि जिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद महत्वपूर्ण हमने नोट की यह था कि कर्नल जेम्स टोड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। इसी रचना को इन्होंने बच्चन ने राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी भी कहा है। उदय नारायण तिवारी ने और बाबू श्याम सुंदर दास ने इसे विशाल वीर काव्य कहा है। बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। पृथ्वीराज रासो से निम्नलिखित 4 ग्रंथियाँ, 4 हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई कृतियाँ हमें प्राप्त होती है। पहली का नाम है वृहद रूपांतरण, जिसके अंदर 69 समय और 16,306 छंद मिलते हैं, जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसकी हस्तलिखित प्रति है वो उदयपुर के अंदर है। दूसरी मध्यम रूपांतरण है, इसके अंदर 7,000 छंद इसकी प्रति है वो पंजाब और बीकानेर में मिलती है। तीसरी है लघुतम यानी लघु रूपांतरण, लघुतम नहीं लघु, 3,500 छंद मिलते हैं और इसकी जो प्रति है हस्तलिखित वो बीकानेर के अंदर है। चौथी है लघुतम रूपांतरण, इसके अंदर 1300 छंद डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मूल संस्करण इसी को माना जाता है, यानी चौथे को। कल हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज यानी बिसलदेव रासो। तो आज हम इतना ही, आगे की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में यानी कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।